चलो बच्चों शुरू करते हैं क्लास। गॉसेस लॉ हमें क्लियर हो गया था। एक बार गॉसेस लॉ के फॉर्मूले देख लेते हैं कुछ, ठीक है ना। और गॉसेस लॉ को मैं एक्सप्लेन सब कुछ आ गया, अर्नब फेजेस क्लियर है गॉसेस लॉ। अभी तो वीडियो फिर ऑफ हो रही है, मैं डिस्कस कर दूंगा तो फिर दोबारा ऑन नहीं कर पाओगे, आ ही नहीं पाओगे, वीडियो जल्दी ऑन करो। तो गॉसेस लॉ के बारे में समझते हैं, एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, स्मॉल स्मॉल अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो उसका इंटीग्रेट करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएस और कॉस थीटा। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है और हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ये वाला एरिया वेक्टर। तो ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा आ गया, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो ये थीटा एंगल ही कॉस थीटा बनता है। और टोटल फ्लक्स यानी उसको सरफेस इंटीग्रेट करके, सरफेस इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है कि हम सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे। लाइन आप क्लियर है ये चीज। तो मैं सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो गॉसियन सरफेस लूंगा उसका इंटीग्रेशन करने वाला हूं, उसका एरिया लेने वाला हूं, उसका पर्टिकुलर सरफेस का एरिया लेने वाला हूं। ये सबको क्लियर करना। अगर मैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है बाहर आ जाएगी, जरूरी नहीं होता हर बार कांस्टेंट हो, अगर वेरिएबल होती है तो अंदर ही रहती है। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी, तो फिर जो इंटीग्रेशन होगा वो सरफेस का इंटीग्रेशन होगा। और सरफेस किसका कौन सा होता है, गॉसियन सरफेस का एरिया का इंटीग्रेशन, ये मान के चलो, ठीक है ना। एक मिनट रुकना। फिर टोटल फ्लक्स इसके इक्वल होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होती थी गॉसेस थ्योरम, ठीक है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है वो पढ़ लेते हैं। एक होता है फ्लक्स डेंसिटी, एक और फॉर्मूला होता है फ्लक्स डेंसिटी का, दैट इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया, एरिया टोटल एरिया, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी इज फ्लक्स अपॉन एरिया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज फ्लक्स डेंसिटी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, करे चालू। न्यूमेरिकल देखो, ये नया फॉर्मूला ही पहले नहीं पढ़ा था हमने। पहला एग्जांपल है, if electric field is equal to 6 I cap plus 3 J cap plus 4 K cap, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो I के में गिवन है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन। देखो ये सरफेस है, अब सरफेस किस में लाई कर रहा है, YZ प्लेन में। तो YZ प्लेन मान लेते ये वाला है, जैसे मैं तुमको ना बना के दिखाता हूं, ये देखो, ये मान लेते हैं y एक्सिस है, ये मान लेते हैं z एक्सिस है। ये सरफेस एरिया है YZ प्लेन में और उसका एरिया कितना है, एरिया की वैल्यू गिवन है 20 यूनिट्स, ठीक है, यूनिट स्क्वायर। और एरिया वेक्टर निकालना हो तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। तो एरिया वेक्टर कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, एरिया वेक्टर कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। ये वाली एक्स एक्सिस होगी ना, फिर ये वाली फिर एक्स एक्सिस होगी, राइट। अगर ये y है z है तो ये एक्स एक्सिस होगा। एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना। एरिया वेक्टर का फिर आंसर क्या हो गया, 20 इंटू आई कैप, 20 इंटू आई कैप, क्योंकि आई कैप ये बता रहा है कि किस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर जा रहा है। और एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये बात सबको बताई थी मैंने। तो अब इसका फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड है 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और डॉट प्रोडक्ट ले रहे किसका, एरिया वेक्टर के साथ 20 आई कैप। क्या होगा, आई वाला आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 टू 12 120, और जे वाला खत्म हो गया, के वाला भी खत्म हो गया, तो 6 टू 12 120 हो गया ना, 120। और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, फ्लक्स का यूनिट था न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन क्लियर है वाला सबको। आगे बढ़े, बताओ बताओ, क्लियर है सबको। आगे देखो, एग्जाम्पल 58, a circular plane sheet of radius 10 centimeter is placed in a uniform electric field. A circular plane sheet of radius 10 centimeter is placed in a uniform electric field making angle 60 degree with the field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना एंगल बना रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 60 डिग्री एंगल बना रही है फील्ड के साथ, सॉरी शीट के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग 60 डिग्री एंगल विद द फील्ड। तो ये जो वो है शीट, ये इसका एक्सिस होता है, तो एंगल अगर बना रहा है तो एनी एंगल एक्सिस बनता है। तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री विद द सर्कुलर प्लेन शीट। तो देखो यहां पर क्या गिवन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एंगल बना रही है 60 डिग्री विद द फील्ड। किसके साथ एंगल बना रहा है, फील्ड के साथ, प्लेन शीट, सर्कुलर प्लेन शीट। तो सर्कुलर प्लेन शीट का एंगल कैसे बनेगा,
एक्सिस है ये सर्कुलर प्लेन शीट की, उसका एंगल इज 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 5 × 10⁵ अब एरिया वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये हो गया एरिया वेक्टर राइट। तो फिर एरिया वेक्टर का एंगल क्या बना बताओ, एरिया वेक्टर का एंगल क्या बना, एरिया वेक्टर का एंगल बना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, एरिया वेक्टर का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बन रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो फ्लक्स के फॉर्मूले में हम E × A × cos थीटा यूज करते हैं, यहाँ पर आएगा cos 30। पिछले केस में भी cos थीटा आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा, पर मैंने cos थीटा क्यों नहीं लिया बताओ, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, फॉर्मूला क्या होता है A डॉट B, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये होता है ना डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला क्या है E डॉट A, E का मैग्नीट्यूड A का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो cos थीटा तब आता है जब हम दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करें, ध्यान से देखो cos थीटा तब आता है जब दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करें। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में सॉल्व हो जाएगा आंसर, ठीक है, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ, डायरेक्टली डॉट कर दिया ना। जहां पर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इसमें आएगा E का मैग्नीट्यूड, E का मैग्नीट्यूड, A का मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब B का मैग्नीट्यूड है 5 × 10⁵। एरिया क्या होगा, एरिया होगा सर्कुलर शीट का, सर्कुलर शीट का एरिया क्या होगा πr²। रेडियस को कन्वर्ट करेंगे इस मीटर में, और cos कितना आएगा cos 30 डिग्री, बिकॉज एंगल किसके बीच में होता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। cos 30 इज √3/2। क्या आया फाइनल आंसर 5 × 10⁵ इंटू 22/7 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर इंटू √3/2। समझ आ गया क्वेश्चन कैसे करना है, क्लियर है बताओ, सबको क्लियर है। अब आगे देखो, अ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देख रहे हो तुम ध्यान से यहाँ पर, विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में आ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिलेंडर की एक्सिस पे प्लेस्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिलेंडर की एक्सिस पे प्लेस्ड है, सिलेंडर की एक्सिस दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सिस के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिलेंडर की एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0। क्या प्रूफ करना है कि जो सिलेंडर का है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। तो सिलेंडर एक 3 डायमेंशन फिगर है, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है उसके अंदर हम लेते हैं सरफेस इंटीग्रल। क्या लेते हैं, देखो ध्यान से, उसमें हम लेते हैं सरफेस इंटीग्रल, सरफेस का इंटीग्रल लेते हैं, यानी सरफेस का एरिया लेंगे, सरफेस का एरिया। तो ये सिलेंडर जो है इसमें कितने कितने सरफेस बन रहे हैं, तुम नोटिस करोगे इस सिलेंडर में कितने कितने सरफेस बन रहे हैं। सरफेस क्या होते हैं 2 डायमेंशन है ना, इसमें ये सर्कल एक सरफेस बन रहा है फ्लैट सरफेस, ये सर्कल एक सरफेस बन रहा है फ्लैट सरफेस, और ये एक सरफेस बन रहा है जिसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया वाला जो सिलेंडर का पार्ट है वो भी एक सरफेस बन रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर 3 सरफेस बन रहे हैं, है ना, यहाँ पर देखा जाए तो 3 सरफेस बन रहे हैं, और हमें प्रूफ करना है कि टोटल फ्लक्स पूरे सिलेंडर से क्या आ रहा है 0, ये प्रूफ करना है। चालू करते हैं, देखो क्वेश्चन ये है, देखो ये सिलेंडर गिवन है, एक मिनट, ये सिलेंडर गिवन है हमें, और क्या बोला है पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, और सिलेंडर की एक्सिस के साथ है। सिलेंडर एक्सिस मैंने ये बनाया था, ये बन रहा है सिलेंडर का एक्सिस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के एक्सिस पे है, ठीक है ना, उसके पैरेलल है। प्रूफ करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिलेंडर इज 0। तो सिलेंडर के कितने फ्लक्स, कितने सरफेसेस बन रहे हैं, फ्लक्स निकालने के लिए तेजस फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर इंटीग्रेशन। और हम इंटीग्रेशन किसका करते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं, हम किसका इंटीग्रेशन करते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन। तो हमें सरफेस का एरिया लेना पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है बाहर आ जाती है तो सरफेस का एरिया लेना पड़ेगा। तो सिलेंडर में 3 सरफेस बन रहे हैं, नोटिस करो, एक ये फ्लैट सरफेस है सर्कल, एक ये फ्लैट सरफेस है सर्कल, और एक और ये वाला फ्लैट सरफेस हो गया, फ्लैट नहीं है मतलब कर्व सरफेस है, पर है तो सरफेस ही ना, कर्व सरफेस भी सरफेस ही है। तो 3 सरफेस से हमें फ्लक्स निकालना है, और ये प्रूफ करना है कि टोटल फ्लक्स 0 आ रहा है। समझ आया तेजस, तो देखो क्या बनेगा, मान लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा पहला सरफेस है, मान लेते हैं ये हमारा पहला सरफेस है, देखो ये पहला सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, और ये थर्ड सरफेस है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स किसके ऊपर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट पहले सरफेस का, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट दूसरे सरफेस का,
फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट तीसरे सरफेस का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले सरफेस ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, एरिया वेक्टर ये रहा, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री, है ना। तो अच्छा cos थीटा भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, cos थीटा भी लिख देते हैं, cos 0 डिग्री, cos थीटा cos थीटा cos थीटा। पहले मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लगाया था, सिर्फ लगाया था डॉट प्रोडक्ट। पहले मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लगाया था, सिर्फ लगाया था डॉट प्रोडक्ट। उसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ए डॉट बी। अब मैं मैग्नीट्यूड लगा रहा हूं, यानी मैंने डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दिया। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट को ओपन करना? डॉट प्रोडक्ट को ओपन कैसे करते हैं? पहले मैंने सिर्फ ये लगाया था, इसको ओपन कैसे करेंगे? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, समझ आया ना। तो अब मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा फिर मुझे। अब पहली सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, एरिया वेक्टर ये रहा, एंगल 0 डिग्री बन रहा है, cos 0 इज 1, तो इसका आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही गिवन है, और एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा इसका बताओ, ये कितना एरिया है? पाई आर स्क्वायर, है ना, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, कितना एंगल बन गया 180 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और एरिया कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। बेसिकली मैंने इंटीग्रेशन करा है यहाँ पर, कैसे इंटीग्रेशन होता है एरिया वेक्टर का, तो किसका एरिया लेंगे? जो सरफेस ले रहे हैं, क्या एरिया उस सरफेस का? पाई आर स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन का आंसर है, ये पूरे इंटीग्रेशन का आंसर है, ये पूरे इंटीग्रेशन का आंसर है। और यहाँ पर cos 180 लग रहा है, तो cos 180 इज -1। फिर थर्ड सरफेस ये ले लिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई, इसका एरिया वेक्टर कितना होता है 2 पाई आर एच, मान लेते हैं लेंथ हमारी h है, टॉप सरफेस एरिया, और cos 90 कितना होता है 0, 90 डिग्री बन रहा है ना एंगल, देखो ध्यान से। तो ये दोनों आपस में 0 हो गए, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव, और ये cos 90 की वजह से 0 हो गया, अल्टीमेटली आंसर 0 आ गया। तो यानी इस वाले सिलेंडर की वजह से फ्लक्स 0 आ रहा है, समझ आया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी राइट डायरेक्शन पे है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट लेफ्ट दोनों में होती तो यहां पर 0 ना आता, फिर समझ आया, यहां पर नेगेटिव ना आता। क्लियर हुआ ये चीज, बताओ। ओके, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोला है, अब ये कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? मैंने तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन बताया था लास्ट क्लास में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस। तो अगर बोला जाए कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही है, तो वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही है, तो वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, समझ आई ये बात। तो अल्टीमेटली तुम्हें इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है एक पॉइंट चार्ज से। अब अगर तुम्हें चार्ज की वैल्यू गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी तो था, सिर्फ चार्ज के रिस्पेक्ट में, ये भी तो फॉर्मूला था। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर cos थीटा, या फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी था ना। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, अगर चार्ज गिवन है तो क्या होगा आंसर? 1 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रैवल कर रही है एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया से, समझ आया? यस सर, क्लियर है? तेजस सर, भाभी का क्लियर है? ओके, तनिषा और लाइना क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पॉजिटिव चार्ज 17.7 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर है, उसके सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है हमने 17.7 माइक्रोकूलम, हॉलो स्फीयर है, ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। कैलकुलेट फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर, फ्लक्स डेंसिटी इज फ्लक्स अपॉन एरिया। अब यहां पर एरिया किसका लेंगे? एरिया लेंगे स्फीयर का, स्फीयर का। तो पहले फ्लक्स निकालते हैं। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज है 17.7 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बता देता हूं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये भी लिख लेना। अभी हमारा के ऊपर टॉपिक बचता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर टॉपिक बचता है, अभी करवाना था मैंने, पर कोई दिक्कत नहीं, दोबारा यहाँ कर लेंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। तो फ्लक्स आ जाएगा हमारा 17.7 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन
8.85 इंटू 10⁻⁻12 और फ्लक्स की यूनिट न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, बहुत इजी कैलकुलेशन है, डबल ही आ रहा है, डबल नहीं मतलब टेबल में आएगा इसके। अब फ्लक्स डेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, पुट कर देना, ये फ्लक्स है, ये वाला पुट कर देना इसके ऊपर, और एरिया क्या है, एरिया होगा सरफेस एरिया 4πr²। किसका सरफेस एरिया, स्फेयर का। देखो ध्यान से भाभी का बोर्ड पे देखो, तब ऑनलाइन क्लास में बोर्ड पे देखा करो अच्छे से, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन उल्टा बंद, लॉक रूम लॉक कर दिया करो, डिस्ट्रैक्शन होती है वरना कोई फायदा नहीं होगा उससे, समझना, ठीक है। और ठीक है भाभी का तुमने टॉपिक पढ़ा मेरे साथ, भाभी का तुमने लाइन है तुमने पढ़ा हुआ था, तो तुम्हें अच्छे से समझ आ ही रहा होगा, दोबारा क्वेश्चन कर रहे हैं ये, बाकी क्लास में तो रह गए थे ना ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएल उड़ा के हैं, किसके क्वेश्चन है, एसएल के क्वेश्चन है, और बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, अभी तो तुम चेक कर लेना, तुमको मिल जाएंगे एसएल में क्वेश्चन। एसएल सबने ले लिया। आज मैं तुमको बुक का होमवर्क भी दूंगा कि कौन सी बुक, उस बुक में कौन से क्वेश्चन, कहां तक क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, क्लियर है। और बुक का होमवर्क भी जरूर करा करो, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, अगर तुमने एसएल उड़ा कर लिया, बुक का होमवर्क कर लिया, सफिशिएंट है, अच्छे नंबर आ जाएंगे सब में, ठीक है। अनिशा क्लियर होगा टॉपिक, जी सर। ओके अब आगे बढ़े। अभी क्वेश्चन, अभी आंसर लिख लेना, क्वेश्चन चाहे मत लिखना, आंसर लिख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल डालकर लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर, इसके क्वेश्चन है, एसएल के क्वेश्चन है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ अ क्लोज्ड ट्यूब ऑफ लेंथ L इफ अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर। अभी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ईच फेस से, ईच ऑफ द 6 फेसेस। अब चार्ज रखा है सेंटर पे, चार्ज रखा है हमने सेंटर पे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये सबकी वजह से आएगा, यानी ऑल 6 फेसेस की वजह से आएगा। कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं बोल रहा हूं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये ऑल फेसेस की वजह से आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो सरफेस एरिया होता है वो किसका होता है, सरफेस का ही तो होता है ना। तो क्यूब में सरफेस क्या है, सारे फेसेस। क्यूब में सरफेस क्या है, सारे उसके फेसेस, 6 फेसेस। तो टोटल 6 फेसेस का फ्लक्स ये आ रहा है। अब अगर मुझे ईच फेस से निकालना है, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसका पहला पार्ट क्या है कि सेंटर पे रखा है, तो मैंने पहला पार्ट ही बनाया, यहां पर सेंटर पे रखा है मैंने चार्ज को। क्या क्वेश्चन है दोबारा देखो, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस, ईच ऑफ द 6 फेसेस, यानी 6 फेसेस का फ्लक्स तो ये रहा। अब ईच फेस का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कॉमन सेंस अप्लाई करना। 6 फेसेस का फ्लक्स ये है, तो ईच फेस का फ्लक्स कैसे निकालें। अब पहला पार्ट के सेंटर पे रखे चार्ज, तो पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम। तो 6 का इतना है तो 1 का कितना होगा, यूनिटरी मेथड 6 का इतना है तो 1 का कितना होगा, 1/6 टाइम्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ आया, यस और नो। अब बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमने चार्ज रखा है वर्टेक्स पे, चार्ज रखा है वर्टेक्स पे। अब चार्ज अगर हमने वर्टेक्स पे रखा है तो ध्यान से देखो, इसमें चार्ज अगर मैंने वर्टेक्स पे रखा है तो ये चार्ज एनक्लोज तो नहीं हो रहा, ये चार्ज एनक्लोज तो नहीं हो रहा, तो इसका मुझे क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं तो मुझे गॉसियन सरफेस ऐसा बनाना चाहिए कि वो पूरा एनक्लोज कर दे। तो मैंने क्या ले लिया, मैंने क्यूब ही ले लिया, मैंने क्यूब ले लिया गॉसियन सरफेस को। गॉसियन सरफेस मैंने क्या बनाया, मैंने क्यूब ही ले लिया गॉसियन सरफेस को। समझ आ रहा है, वो एनक्लोज कर सके चार्ज को, एक क्यूब बना दिया गॉसियन सरफेस, देख सकते हो, ठीक है। अब चार्ज एनक्लोज हो गया। अब इस चार्ज में एक चीज नोटिस करो, इस चार्ज में ये चार्ज जो है वो इस फेस से कनेक्टेड है, इस फेस से कनेक्टेड है, और पीछे वाले फेस से कनेक्टेड है। ये वाला चार्ज जो है वो ऊपर वाले फेस से कनेक्टेड है, मतलब उसका ऊपर वाला फेस एक तरह से क्या आ रहा है, कनेक्शन में आ रहा है। पीछे वाला फेस कनेक्शन में आ रहा है और ये साइड वाला फेस कनेक्शन में आ रहा है। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हर एक डायरेक्शन में आएगी, ठीक है ना। इस फेस का एरिया वेक्टर ये हो गया, ठीक है, इस फेस का एरिया वेक्टर ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगी। तो हो पता क्या आ रहा है, हो ये रहा है कि जो चार्ज जिस सरफेस पे कनेक्टेड है, जिन जिन सरफेस से चार्ज कनेक्टेड है, उन सरफेस में जो बन रहा है एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन जाता है। जिन जिन सरफेस में चार्ज कनेक्टेड है उन सरफेस में जो एरिया का एंगल बनता है वो 90 बन रहा है। देखो पहले तो ये हो गया, अब लास्ट वाला जो उसको दिखेगा 3D में अंदर जा रहा है उसका एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जा रही है अंदर की साइड पे।
तो जिन जिन सरफेस में चार्ज कनेक्टेड है उन सरफेस में एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में 90 डिग्री, तो उनकी वजह से फ्लक्स नहीं आ रहा, यानी तीन फेसेस की वजह से फ्लक्स नहीं आ रहा, तीन फेसेस की वजह से फ्लक्स नहीं आ रहा। तो बचे कितने फेसेस अब? तीन फेसेस, तो Q बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। बट हमें यहां पर एक और चीज गिवन है कि एट वन ऑफ द वर्टेक्स कितने वर्टेक्स होते हैं? कितने वर्टेक्स होते हैं? 8 वर्टेक्स होते हैं। तो ये जो आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है ना, ये पता किसकी वजह से आ रहा है? थ्री फेसेस की वजह से आ रहा है एंड ऑल 8 वर्टेक्स की वजह से आ रहा है। थ्री फेसेस की वजह से आ रहा है और ऑल 8 वर्टेक्स की वजह से भी आ रहा है। अब वर्टेक्स पे तो कंसीडर कर लिया हमने यहां पर। अब मुझे निकालना है ईच वर्टेक्स, वन वर्टेक्स पे निकालना। तो मैं अगेन क्या करूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा वन वर्टेक्स पे निकालने के लिए? एक मिनट, यहां पर ना एक चीज, ये पूरा आएगा हमारा फॉर 3 फेसेस एंड 8 वर्टेक्स। अब मुझे वन फेस का निकालना है। क्वेश्चन में बोला गया था, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला गया ईच वर्टेक्स, नहीं ईच फेस। पहले तो मुझे ईच फेस का निकालना है, उसके बाद मुझे निकालना है ईच फेस का निकालने के बाद मुझे क्या निकालना है? ईच वर्टेक्स का। तो ईच फेस का आ रहा है 1/3 और ईच वर्टेक्स का आ रहा है 1/8 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और 1/3 पता क्यों हो रहा है? बिकॉज जो बाकी तीन सरफेस है ना उसकी वजह से नहीं बन पा रहा, बिकॉज एंगल बन रहा है 90। दोबारा देखो एंगल 90 कैसे बन रहा है? ये चार्ज है ना, जैसे मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, ये ग्रीन वाला, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पर रहेगी, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे रहेगी, अंदर अंदर अंदर, ऐसे अंदर अंदर रहेगी, और एरिया बाहर बन रहा है। मतलब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देखो, इमेजिन करो, ये चार्ज इस वर्टेक्स पे लाई कर रहा है, इस वर्टेक्स पे लाई कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर अंदर सरफेस पे ही है, और एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है, 90 डिग्री एंगल बनेगा ही बनेगा। ऐसे ही सेम इसमें हो जाएगा, चार्ज अंदर अंदर, एरिया वेक्टर ऊपर है इस वाले सरफेस के लिए। तो ये उन सब सरफेस में ऐसा सिचुएशन बन रही है जहां पर ये चार्ज कनेक्टेड है। अब बाकी में क्यों नहीं बन रहा वो भी देख लो। मान ले अब इसमें क्यों नहीं बन रहा, इस वाले सरफेस में क्यों नहीं बन रहा? इसका एरिया वेक्टर ये है और चार्ज भी ऐसे ऐसे बन रहा है, तो इसके इसमें एंगल बन जाता है 0 डिग्री। देखो ध्यान से, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है ना, जहां चार्ज रखा है मैंने, और मैं इस वर्टेक्स इस वाले जो फेस इससे कनेक्टेड नहीं है, एक बड़ी बुक लेते हैं जहां पर चार्ज रखा है और ये फेस इससे कनेक्टेड है, ये वाला फेस तो कनेक्टेड नहीं है ना, ये वाला फेस, इसका एरिया वेक्टर ये है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो उस केस में 0 एंगल बन रहा है, तो cos 0 बन हो जाता है। तो जो फेस इससे कनेक्टेड है उन पे एंगल 90 बन रहा है, और जो फेस कनेक्टेड नहीं है उन पे एंगल 0 बन रहा है। तो इसलिए तीन फेसेस की वजह से आ रहा है, तीन की वजह से नहीं आ रहा। अब तीन फेसेस की वजह से अल्टीमेटली टोटल तो यही आएगा, पर मुझे क्वेश्चन में बोला कि एक फेस की वजह से निकालो, क्वेश्चन में बोला है कि एक फेस की वजह से निकालो। एक मिनट, तो एक फेस की वजह से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे 3 से डिवाइड, और ईच वर्टेक्स की वजह से नेक्स्ट में बोला एट वन वर्टेक्स 8 से डिवाइड। आया समझ क्वेश्चन? इस बताओ, अनिशा क्लियर है? भाविका, लाइना, अर्नव, तेजस, अंकित तुम्हें समझ आ रहा है कुछ? ये संकेत बताओ, अभी नहीं आ रहा। कितना टॉपिक हो गया तुम्हारा फिजिक्स में वैसे? कितना टॉपिक हो गया? ठीक है, क्वेश्चन देखो अब। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर EX, EY, EZ। EY और EZ की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, दिख रहा है सबको? सबको क्वेश्चन दिख रहा है? बताओ, क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? EX में इलेक्ट्रिक फील्ड है अल्फा x की पावर 1/2। तो देखो x पे डिपेंडेंट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो EX की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है, यहाँ लिख देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में गिवन है अल्फा x की पावर 1/2। इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में नहीं है, 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है ये वाली, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x डायरेक्शन में जा रही है, वो भी पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, यानी वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है सिर्फ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर x पे डिपेंडेंट है, यानी वेरिएबल है, तो हम इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ला पाएंगे, है ना। और अल्फा की वैल्यू गिवन है 800 x की पावर 1/2।
कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, पूरे क्यूब से फ्लक्स निकालना है, यानी क्यूब के 6 फेसेस की वजह से फ्लक्स निकालना है। कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू क्यूब यानी क्यूब के 6 फेसेस की वजह से फ्लक्स निकालना है, और फिर निकालना है चार्ज विद इन द क्यूब। ठीक है, क्या करें अब, पहले राइट फेस से निकालते हैं, फिर लेफ्ट फेस से निकालते हैं फ्लक्स। देखो किसकी वजह से नहीं आएगा पहले वो देखते हैं। इस वाले फेस में, इस वाले फेस में देखो ध्यान से, इस वाले फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर डायरेक्शन ये है, जीरो हो गया है ना। फ्रंट वाले फेज में एरिया वेक्टर आगे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट जीरो हो गया। बैक वाले फेज में एरिया वेक्टर पीछे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट जीरो हो गया। नीचे वाले फेज में एरिया वेक्टर नीचे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट जीरो हो गया। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स किसकी वजह से आ रहा है, इस फेज की वजह से आ रहा है फ्लक्स। यहाँ पर एरिया वेक्टर भी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है, और यहाँ पर इस फेज की वजह से एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। यहाँ पर बन रहा है एंगल 180 डिग्री, तो फ्लक्स आएगा, क्योंकि cos 180 जीरो नहीं होता, cos 180 -1 होता है। फ्लक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, चाहे अल्टीमेटली आंसर जीरो बन जाए, जो हमारा सिलेंडर में बना था। पर यहाँ पर देखते क्या होता है, और हमें ये गिवन है ए क्यूब का एज है, और ये ए गिवन है, और ए की वैल्यू क्या है 0.1, और x यहाँ पर क्या है, x एक तरह से ओरिजिन से डिस्टेंस है, x एक तरह से ओरिजिन से डिस्टेंस है। क्वेश्चन समझ आया। सिर्फ इसकी वजह से और इसकी वजह से फ्लक्स आएगा। यहाँ पर बन रहा है एंगल cos 0 डिग्री, यहाँ पर बन रहा है एंगल cos 180। समझ आ रहा है यहाँ तक, बताओ। हाँ, मैंने क्या बोला परपेंडिकुलर, मैंने बोला 180 का मतलब cos 180 -1 ना, तो आंसर जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और 90 डिग्री इनका बन रहा है ना अर्नव, इन दोनों फेसेस के अलावा बाकी सारे 90 बन रहे हैं, खुद ही देख लो, है ना। दिखाऊं कैसे, ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है, पर मान लो क्यूब है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर ऊपर सरफेस है जीरो, नीचे वाले में एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जीरो हो गया। इस सरफेस में एरिया वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये वाला सरफेस बनाया है। इस सरफेस में एरिया वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये वाला सरफेस बनाया है। इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जा रही है और एरिया वेक्टर यहां जा रहा है, cos 90 जीरो। इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर यहाँ है cos 90, तो सिर्फ दो की वजह से आ रहा है, एक में cos 0 डिग्री, एक में cos 180 बन रहा है ना। अरे सॉल्व तो देखो करेंगे क्या, ये फर्स्ट सरफेस मान लो, सेकंड सरफेस मान लो, ठीक है। चालू करते हैं, टोटल फ्लक्स इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस बार। सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन की इनटू एरिया वेक्टर, फर्स्ट सरफेस से निकाल रहा हूं ये मैं, cos 0 डिग्री प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन, एरिया वेक्टर cos 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक्स डायरेक्शन की है, वाई डायरेक्शन की नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन की है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन एरिया वेक्टर। अब पहले वाले में पुट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, पहले वाला सरफेस ये वाला हो गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है 800 x की पावर 1/2। एरिया क्या है पहले वाले सरफेस का, सरफेस एरिया। क्यूब का फेस क्या होता है, स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, a स्क्वायर इंटीग्रेशन cos 0 इज 1, और a फिक्स्ड है तो a बाहर आ जाएगा, ये माइनस क्यों लगा रहा हूं, cos 180 माइनस है, 800 x की पावर 1/2, ठीक है। और ये सेकंड सरफेस की बात कर रहे हैं, सेकंड सरफेस की बात कर रहे हैं, इसमें एरिया कितना आ गया, इसका एरिया भी a स्क्वायर होगा, cos 180 इज -1। आया समझ, बताओ क्लियर है, बताओ क्लियर है यहां तक। आइए क्वेश्चन देख लो इसको। अब ये क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, वी डोंट करो लेना। सरफेस इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि सरफेस एरिया का हमें एरिया लेना है, ये तो होता है सरफेस इंटीग्रल का मतलब। तो सरफेस एरिया तो हमने वैसे ही ले लिया है ना, सरफेस एरिया तो मैंने वैसे ही ले लिया, तो खत्म करते हैं उसको। यानी अब क्या आएगा 800 इंटू यहाँ पर x, पहले पार्ट में x की वैल्यू क्या, पहले ये सरफेस माना है मैंने, पहले सरफेस मैंने ये माना है, इसमें x की वैल्यू पता क्या होगी, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा 2a का 1/2 पावर इंटू a का स्क्वायर, या क्या ये समझ आ रहा है पहले सरफेस का। अब तुम सोचोगे सर इंटीग्रेशन कहां गया, इंटीग्रेशन का मतलब यहां पर ये हो रहा है कि सरफेस का इंटीग्रेशन लेना है, यानी सरफेस का एरिया लेना है, तो वो तो बस वैसे ही ले लिया हमने। होता पता क्या है, मैं तो बताता हूं क्या क्या करने वाले हैं यहाँ पर, देखो ध्यान तो देखना एक बार।
हम ना एक पैच कंसिडर करते हैं, ये एरिया वेक्टर होता है स्मॉल, ये डी है ना, इसमें ये डी ए मान लो, ठीक है, ये पैच कंसिडर करते हैं डी ए। अब इस पैच को हमें पूरा एक्सपैंड करना होता है, यानी इस पैच का एरिया लेना, तो वो एरिया तो आ गया ना स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, तो अब इंटीग्रेशन का लाइन हट चुका है, यही सही, तुम यहीं से जाओ तो यहीं से हटा दो इंटीग्रेशन से, इसी इक्वेशन से इंटीग्रेशन लाइन हटा सकते हो, बिकॉज हमने पूरे पैच का एरिया ले लिया। क्लियर हुआ? बताओ, ये पैच बनाते हैं, उसका एरिया डी ए, उसके बाद पूरा एरिया ले लिया उसका, तो इंटीग्रेशन वैसे ही हट गया। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो पहले पार्ट में एक्स कितना है, ए प्लस ए 2 है, माइनस दूसरे पार्ट में एक्स कितना है, दूसरे पार्ट में एक्स कितना है, ए के पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में जीरो नहीं हो रहे, बिकॉज सेम नहीं है, यहां पर ए आ रहा है, यहाँ पर 2a आ रहा है। यस, क्लियर है? बताओ, क्लियर हो गया सबको? yes, sir. अब कॉमन क्या क्या आ रहा है वो भी देख लो। 800 इंटू ए की पावर 1/2 इंटू ए का पावर होल स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 1/2, और यहाँ पर मैंने सब कुछ कॉमन ले लिया, बचा 1, और 2 की पावर 1/2 क्या होता है, 2 की पावर 1/2 होता है, एक मिनट, टू बाई 1/2 होता है √2। आंसर क्या आ गया, 800, और ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, एक दोनों साथ ले लो, 2 + 1/2 कितना हो गया, 5/2 है ना, 5/2, और ए की वैल्यू क्या, 0.1 की पावर 5/2 इंटू √2 - 1। अब ये 0.1 की पावर 5/2 कैसे सॉल्व करें वो देखो, एक मिनट ना, देखो 0.1 की पावर 5/2 कैसे सॉल्व करें वो देखो, इसमें मिल सकते हैं 1/10, ठीक है, उसकी पावर 5/2 इंटू √2 - 1, तो ऐसे रहने दो, तो तुम कर ही लोगे, √2 की वैल्यू पता ही होती है 1.41, तो क्या चल रहा है इसमें, अब ये देखना, 800 इंटू, पहले मैं 5 की पावर 5 सॉल्व करो, 1 को 5 बार मल्टीप्लाई और 10 को 5 बार मल्टीप्लाई, 1 को 5 बार मल्टीप्लाई और 10 को 5 बार मल्टीप्लाई। अब 1 का स्क्वायर रूट तो बन ही रहेगा, और 10 का, ये इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेना है अब हमें, है ना, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, तो कितना आ गया, 100√10, 100√10। क्या समझ आ रहा है, ये कैसे सॉल्व करा मैंने, 100√10 1/2 करके, ये समझ आया सबको? बताओ यस और नो। इसका स्क्वायर रूट लिया नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन से, 100√10, अब सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, √2 - 1, खत्म क्वेश्चन, 0 से 0 काटो, खत्म, ठीक है, क्लियर है? और √10 की वैल्यू लर्न करो ना, √10 की वैल्यू कैसे लर्न करोगे, √2 पता है 1.41, √5 पता है 2.23, मल्टीप्लाई करो तो रूट, ऐसी वैल्यू लर्न करो √10 की भी, जैसे हम √2 की वैल्यू लर्न करते हैं, √5 की वैल्यू लर्न करते हैं, √3 की वैल्यू लर्न करते हैं, ऐसे ही √10 की भी कर लो, बस इतनी करनी है, काफी है, और कोई नहीं करनी। क्या समझ आया क्वेश्चन? दोबारा दिखाऊं, ये कैलकुलेशन चल रही है, कैलकुलेशन देख लो, इंटीग्रेशन जो है वो किसका है, सरफेस का, वो वैसे ही ले लिया हमने, तो यहीं से हटा देना इंटीग्रेशन का साइन। क्लियर हुआ टॉपिक? बताओ, ये सब बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन? yes, sir. ठीक है, अब करते हैं ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसको लिख लेना सारा कुछ। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा है सबको, यस और नो बताओ। क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अच्छा लाइन, तुम्हारा एक डाउट था सुबह की क्लास में, आज वो भेज सकते हो, भेज दो क्वेश्चन, लिखा हुआ क्वेश्चन, हाँ मॉड्यूल से क्वेश्चन भेज दो ना, अभी वो भी कर लेते हैं, करने की तो। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, एंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स, एंड यूनिफॉर्म विद सेम मैग्नीट्यूड इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार दोनों डायरेक्शन में, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, दोनों डायरेक्शन में है। जबकि पिछले हमने 2-3 क्वेश्चन जो करे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में गिवन थी, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में भी गिवन है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी गिवन है। आया समझ? ठीक है, करते हैं सॉल्व। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 200 आई कैप फॉर पॉजिटिव एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू -200 आई कैप फॉर नेगेटिव एक्स। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पे है,
तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेज? ईच फ्लैट फेज का नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है, ईच फ्लैट फेज का। तो फ्लैट फेज क्या है, देखो ये पहला फ्लैट फेज हो गया। तो पहले फ्लैट फेज का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर राइट डायरेक्शन में, cos 0 डिग्री बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है राइट के लिए 200, और एरिया कितना होगा इस वाले फ्लैट सरफेस का, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होगा ना, और cos 0 डिग्री 1। अब सेकंड सरफेस पे, सेकंड फ्लैट सरफेस ये मान लेते हैं, यही है ना सेकंड फ्लैट सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी लेफ्ट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में, और ये फ्लक्स निकाल रहा हूं, एरिया वेक्टर भी लेफ्ट में। तो जानते देखो क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगा, और cos 0 डिग्री बन रहा है इस बार भी, cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में क्या होगा, -200, और एरिया वेक्टर भी लेफ्ट डायरेक्शन में, तो उसका क्या लूंगा, -πr²। ये बात समझ आती है, क्योंकि एरिया भी वेक्टर ही है ना, एरिया भी तो वेक्टर ही है, तो उसकी वजह से उसका डायरेक्शन, और cos 0 डिग्री अगेन 1, तो ये पॉजिटिव में आ गया, ये फिर पॉजिटिव में आ गया, ये आंसर फिर पॉजिटिव में आ गया। क्लियर हुआ? तो पहले पार्ट का आंसर हुआ ये। सबको समझ आया पहला पार्ट? यस और नो बताओ। पहले फ्लैट सरफेस का ये है, दूसरे फ्लैट सरफेस का भी ये है, दोनों आपस में पॉजिटिव है, इसलिए क्योंकि इस बार इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन नेगेटिव में भी जा रही है, इसलिए। यस बताओ, क्लियर है सबको? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ द सिलेंडर? साइड मतलब ये होता है, साइड ये होता है, साइड ये होता है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट, फ्लक्स थ्रू साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर ऊपर है, cos 90 बन रहा है, 0 हो गया, साइड से फ्लक्स 0 हो गया, ठीक है ना। व्हाट इज द नेट फ्लक्स? नेट फ्लक्स का मतलब टोटल फ्लक्स ऐड कर देंगे, टोटल। पहले का कितना आ रहा है 200πr², दूसरे का कितना आ रहा है 200πr², और तीसरे का कितना आ रहा है 0, तो अल्टीमेटली क्या हो गया 400πr²। नेट आउटवर्ड फ्लक्स। व्हाट इज द नेट चार्ज? अजय नेट चार्ज वाला क्वेश्चन तो पिछले क्वेश्चन में भी था, वो रह गया था ना हमारा, अभी वो भी करते हैं। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड दी सिलेंडर? तो नेट चार्ज कैसे निकालते हैं, पता है फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल फ्लक्स कितना है 400πr² इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया नेट चार्ज। इसी तरीके से पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में टोटल फ्लक्स कितना आया था हमारा, पिछले क्वेश्चन में टोटल फ्लक्स आ रहा था ये था टोटल फ्लक्स। तो अगेन टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड दी कंडक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आंसर आएगा चार्ज का, टोटल फ्लक्स आ रहे हैं 8/√10 इंटू √2 - 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये नेट चार्ज आ गया। क्वेश्चन का भी नेट चार्ज आ गया। ये टॉपिक क्लियर हुआ? बताओ भाविक अच्छे से, अलाइना क्लियर हुआ, तनिषा क्लियर हुआ? Yes, sir. अब बताओ अर्नव क्लियर है, तेजस क्लियर है, अंकित को कुछ भी क्लियर नहीं है ना, क्योंकि अभी पढ़ा नहीं है ना। चलो अभी ये क्वेश्चन फिर ये टॉपिक देख लेना, बस ये लास्ट चैप्टर खत्म करते हैं, ऐसे ही इसके बाद ना ये चैप्टर के बाद फिर ट्राई करना कि समझ आ जाए। चलो लिख लो जल्दी से, कहां पर थे तुम लिखने वाला? क्वेश्चन तो सबने एसएल ले ली क्या? क्या सबने एसएल ले ली है बताओ? अब भाभी का ले ली, अर्नव तेजस ले ली क्या? No, sir. तो पीडीएफ भेजू क्या, लिख लोगे बताओ? पीडीएफ भेजोगे, क्वेश्चन भी लिख लेना, अगर एसएल ले लिया तो क्वेश्चन भी लिख लेना, बताओ ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े फिर। ओके अभी एक लाइनर का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ बोर्ड पे, 2 मिनट रुको। वो क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन है बेसिकली फ्लक्स का ही, फ्लक्स का क्वेश्चन है, वो करते हैं ठीक है। तो 2 मिनट रुको, फ्लक्स का क्वेश्चन है, करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार देख लो। अ रॉड ऑफ लेंथ एल लाइज अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to L and linear charge density given है lambda, और गिवन है lambda
नॉट लेमडा और वो गिवन है लेमडा नॉट ई की पावर माइनस एक्स बाय एल। हमें निकालनी है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, ऑप्शन तुमने भेज दी ना, हाँ आंसर आ जाएगा फिर तो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले क्वेश्चन को समझो, दोबारा देखो, क्वेश्चन अच्छा है। यहां पर रॉड रखी हुई है हमने एक, एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इज इक्वल टू एल तक, एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इज इक्वल टू एल तक रॉड है, ये रॉड की लेंथ है एल। और रॉड पे चार्जेस है बहुत सारे, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। और लेमडा क्या है तुम्हें पता है? लेमडा क्या होता है? लेमडा यहाँ पर लेमडा होता है डी क्यू बाय डी एल, है ना, डी क्यू बाय डी एल। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब होता क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में करता क्या हम, देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन पहले भी करे हमने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट का जो विड्थ है वो ले लिया dx, और इसका जो यहाँ से आंसर है वो है x। एलिमेंट का चार्ज है dq। क्या ये समझ आया? क्या सबको ये समझ आया? क्या सबको ये समझ आया? बताओ, क्वेश्चन समझ आया? x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक रॉड है, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ये बता रहा है लेमडा से ही। लेमडा से आइडिया मिल जाता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यानी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लाइन पे चार्ज है, लाइन पे चार्ज है। और ये हम वही करते थे ना, हमेशा क्या करते थे कि एलिमेंट लेते थे, उस एलिमेंट का चार्ज होता था dq, और उस एलिमेंट का डिस्टेंस होता था, उस एलिमेंट का लेंथ होती थी dl या dx। एलिमेंट एंगल से लेते थे तो d थीटा लेते थे, याद होगा। उस एलिमेंट का लेंथ यहाँ से x ले लिया, विदाउट यहाँ तक। अब इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इस एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? dE के dq बाय एलिमेंट का डिस्टेंस क्या है, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है? 0 की वजह से निकालनी है ना, तो डिस्टेंस क्या हो गया? x स्क्वायर, क्योंकि 0 से डिस्टेंस लिया ना मैंने, 0 पे निकालनी है। यहां तक क्लियर है? बताओ, भाभी का क्लियर है? तनिषा तुम बताओ, क्वेश्चन क्लियर है? Yes. अर्नव तुम्हें बताओ, एक मिनट रुकना। तो देखो, अब dq की वैल्यू कैसे निकालें? यहां से निकालेंगे, ये dx बन जाएगा। dq की वैल्यू कैसे निकालें? लेमडा, ये dx में मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया? dq लेमडा इंटू dx। लेमडा की वैल्यू क्या है? लेमडा नॉट ई की पावर माइनस एक्स बाय एल इंटू dx इज इक्वल टू dq। ए dq की वैल्यू क्या? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। dq की वैल्यू आई ये वाली, लेमडा नॉट ई की पावर माइनस एक्स बाय एल dx, और नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे? अगर मैं ध्यान से सुनना, अगर मैं पूरा इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं 0 से l तक, क्योंकि अब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था? dq के रिस्पेक्ट में। अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हम x को एक्सपैंड करेंगे, इस dx को एक्सपैंड करेंगे। कहां से कहां तक? 0 से लेकर l तक। यही क्वेश्चन लग रहा है मुझे, पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 से लेकर l तक एक्सपैंड करूं, यानी मैं पूरी रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। अगर मैं 0 से लेकर dx को एक्सपैंड कर रहा हूं l तक, तो यानी मैं पूरी रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। और क्वेश्चन में तुम्हारा ये बोला हुआ है कि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट x इज इक्वल टू 0 पे। यही है ना क्वेश्चन? सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे। यही है क्वेश्चन, बताओ। Yes. तो यहीं पर गलती लग रही है मुझे, कि हम सिर्फ एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो हम एक्सपैंड नहीं करेंगे। अगर हम एक्सपैंड नहीं करेंगे, ये नोटिस करो, जैसे मैंने पूरी रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और मेरा आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ एल, क्योंकि आंसर अब इन टर्म्स ऑफ एल आ जाएगा एंड में सॉल्व करने के बाद। तो अगर मैंने पूरी रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, तो मैंने पूरी रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अगर तुम सिर्फ 0 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, तो क्या कांस्टेंट है? पहले तो कांस्टेंट देखो, क्या क्या बाहर आ जाएगा यहाँ पर। ये कांस्टेंट बाहर आ गया, ये कांस्टेंट बाहर, लैम्डा कांस्टेंट बाहर, और कुछ कांस्टेंट नहीं, तो बचेगा अंदर e की पावर माइनस एक्स बाय एल बाय एक्स स्क्वायर dx, 0 से l तक।
अब इसका इंटरेक्शन कर सकते हैं हम, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ, बट 12th क्लास में इंटरेक्शन, इस टाइप का इंटरेक्शन भी आता है 12th क्लास में, और ये 12th क्लास की मैथ्स का इंटरेक्शन है, और क्वेश्चन भी एक तरह से अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन गलत लग रहा है। क्यों? बिकॉज एक पॉइंट पे क्वेश्चन यहाँ पर निकाल के बोला, मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा गलत आगे कटा हुआ है कुछ, या तो इनको ये बोलना चाहिए था कि पूरा 0 से लेकर L तक निकालो, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू L तक बोलना चाहिए था, पूरी रॉड की वजह से निकालो। सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से निकालोगे यहाँ पर, तो तुम अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। बताओ क्यों? बिकॉज नीचे 0 आ रहा है इसलिए इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में ऑप्शन में भी है ना, समझ आ गया? तो इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? बिकॉज अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू पुट तो करोगे ना कभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, तो तुम्हें एग्जैक्टली एट 0 पे निकालना है। अगर तो 0 पे अगर बात करूं मैं, तो पूरा दोनों 0 हो गया, यानी ये 0 हो गया, तो अल्टीमेटली आंसर इन्फिनिटी आ गया। और इस वाले इंटरेक्शन को अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? e की पावर माइनस एक्स बाय एल इंटू एक्स की पावर माइनस 2 लिखूंगा यहाँ पर मैं, एक्स की पावर 2 को मैं ऊपर ले गया। इस वाले इंटरेक्शन सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वो पढ़ोगे 12th क्लास की मैथ्स में, तो अभी पढ़ा नहीं, अभी किसी को आता ही नहीं है, बहुत लंबा टॉपिक है ये। पर अगर मैं बोलूं इसी सिर्फ इस 0 को, क्वेश्चन को ये जज करना है, ये सिर्फ 0 पे निकालना है। अगर सिर्फ 0 पे निकालना है तो आंसर डायरेक्टली नीचे 0 पुट करेंगे, इन्फिनिटी आ जाएगा। पर ये क्वेश्चन होना ऐसा नहीं चाहिए था, होना ये चाहिए था कि पूरा रॉड की वजह से निकालो। तो अगर पूरी रॉड की वजह से निकालते तब आंसर लिटरली लंबा जाता, क्योंकि यहाँ पर हम पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करते, सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है एक्स वाई जेड, जैसे हमारा इस सॉल्व करने के बाद एक आंसर आ गया है ना, आंसर में ई भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, एक्स भी है, एक्स भी है, फिर हम यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं 0 से L। पर छोड़ो वो चीज, तो बाय पार्ट्स सब बच्चों ने नहीं पढ़ी, बिकॉज इंटीग्रेशन किसी ने नहीं पढ़ा अभी तक। पर क्या तुम लोगों को, क्या तुम सब बच्चों को ये समझ आया जो मैंने करा? यहां से यहां पर क्वेश्चन पूछा, फिर यहां से डी क्यू की वैल्यू पुट करी, ये समझ आया सबको? यस, यहां तक क्लियर है सबको? बताओ यस और नो। उसके बाद यहां पर मैंने पुट कर दिया, फिर ये भी बताया तुमको कि सिर्फ 0 पे निकालना, क्वेश्चन में बोला है एट 0, तो उसके मतलब ये चीज अगर पुट करी जाएगी 0 पे तो 1/0 इज इन्फिनिटी, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पे इन्फिनिटी आ रही है एट 0 पे। तो ये भी समझ आया, बिना सॉल्व करके आंसर आ गया। बताओ क्लियर है? ठीक है, चलो मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, क्लास ओवर करते हैं।